हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार विपणन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्टल का। तो इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो का रिकैप करूंगा, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए थे मैं उसको ऐड करूंगा। फिर उसके बाद मैं यह बात करूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फ्रैक्टर क्या होता है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको दो तीन कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि हम जनरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं और चेंज ऑफ फैक्टर हम कैसे बनाते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक होगा। हम एडवांस अब इसके अगले वीडियो में लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आप हैं और आपको स्कैल्पिंग करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो डेफिनेटली 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत आइडियल होता है। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डेफिनेटली आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहां से यहां मार्केट चल रहा होगा तो इसमें कई बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली होगी। लेकिन जो फ्रैक्टल नेचर है वो ये कहता है कि आपको तो यहां पर ये दिखाई पड़ रहा है। फ्रैक्टल नेचर प्राइस का क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर कई टाइम फ्रेम होते हैं। अगर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो 4 आवर का टाइम फ्रेम स्ट्रांग होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम से, 1 आवर का टाइम फ्रेम स्ट्रांग होगा हाफ आवर के टाइम फ्रेम से, हाफ आवर का टाइम फ्रेम स्ट्रांग होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। तो हम सबसे लोवेस्ट टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, ठीक है ना। 4 घंटे के हिसाब से 5 मिनट का बढ़िया होता है। तो अगर आप 4 घंटे को फोकस कर रहे हैं तो आपकी एंट्री जो टाइम फ्रेम होनी चाहिए वो 5 मिनट होनी चाहिए। अच्छा, तो आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब आप ये देख रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर दूसरा टाइम फ्रेम है तो जैसा बिहेवियर यहां होगा वैसा ही बिहेवियर इससे छोटे के टाइम फ्रेम पर भी होगा। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट यहां से यहां अप ट्रेंड में था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 24 घंटे मार्केट साइडवेज रहा। तो जब 24 घंटे मार्केट साइडवेज रहा तो यहां पर अगर आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहां पर समझ में ही नहीं आएगा कि हमें किस साइड जाना है और कब जाना है। अगर आपके पास साइकोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होगा और प्राइस एक्शन की थोड़ी सी जानकारी नहीं होगी, आपको यह जानना पड़ेगा कि मुझे रुकना कब है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि यहां पर हमें क्यों रुकना चाहिए था, चीजों को समझिए। और हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें जल्दी निकलना भी होगा, हम ये भी जान रहे हैं। बाकी हम कैसे अपने एसएल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छी रैली को कवर कर पाएं, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होता है, चीज़ों को समझिए। जरा इस चीज़ को देखिए। जब मार्केट यहाँ गिरने के बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये हमारे पास स्वीप किया, ठीक है ना। तो ये जो स्वीप करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहां से यहां के बीच में आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, आपको यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जिस भी स्ट्रेटजी के थ्रू बाइंग करते हैं वो आपका सारा इस ड्यूरेशन में सब कुछ काम करेगा। जो भी आप स्ट्रेटजी सीखें, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको सिखाऊं वही करना। आप कहीं भी कोई भी स्ट्रेटजी सीखें वो सब का सब काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या था, मार्केट अब आकर के 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप से टकरा गया। जब मार्केट 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप से टकरा गया तो यहां पर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर फ्लो हुआ है। तो इसलिए हमें इस समय रुकना है कहां पर, हमें देख रहे हैं कि इस हाई को इस जोन से ब्रेक मिला है। अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पर आपको प्राइस एक्शन काम आएगा। तो आप देखेंगे कि जब ये प्राइस जा करके अपने फेयर वैल्यू गैप से टकरा रही है तो हमें रुकना है मतलब हमें वेट करना है कि ठीक है, इस हाई को यहां से ब्रेक करने का डिसीजन लिया गया। तो आप क्या करेंगे, चाहे आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलिए, चाहे आप इसको डिमांड जोन बोलिए, यहां पर जब प्राइस आएगी इस जोन में, ठीक है, तब हम देखेंगे। हमें अब इसका वेट करना चाहिए। और प्राइस यहां आई, टैप की और फिर आगे निकल गई। लेकिन आप क्या करेंगे, आपको इसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन आप यहीं पर जाकर के निकल जाएंगे। और कोई भी निकल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर यहां से डिसाइड किया गया, ठीक है, यहां से यह डिसाइड किया गया कि हम इस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं।
तो कहाँ से डिसाइड किया गया? यहाँ से, इस जोन से डिसाइड किया गया कि हम इस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ गया, फिर से देखिए इसी जोन में आया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर यहीं पर फाइट करके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया गया था, और वो जा करके फिर से आया और फिर से यहाँ पर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है ये पता होना चाहिए। तो हम 5 मिनट के एंट्री के लिए यहाँ पर रुकेंगे। हम जब ये देख रहे हैं कि यह अपने फेयर वैल्यू गैप वाले कॉन्सेप्ट में, फेयर वैल्यू गैप वाले एरिया में एंट्री कर रहा है, तो हम प्राइस को वेट करेंगे कि ठीक है तुम हमारे जोन में पहले आओ। ठीक है, अगर जोन में प्राइस आएगा तो अच्छा मूव देगा और रिस्क और रिवार्ड बहुत अच्छा बैठेगा। अगर आप प्राइस के साथ साथ चलेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर आप प्राइस के साथ साथ चलेंगे तो मतलब आप ब्रेकआउट ट्रेडर अगर हैं कि ठीक है इस कैंडल का हाई टूटेगा तब लेंगे, इस कैंडल का हाई टूटेगा तब लेंगे, तो आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो इसके लिए बहुत ही स्किल चाहिए। अगर आप वेट करते हैं, 2 कदम पीछे रहते हैं, तो आपको अच्छा ट्रेड मिलता रहेगा। आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में है। जब ये अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ एक बार नहीं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा। इस प्रकार आपको महीने में 10-15 ट्रेड मिल जाएंगे, और महीने में 10-15 ट्रेड अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। अगर जो रोज ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता है वही रिटेल होता है और वही लॉस भी करता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जब ये वाला जोन होता है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें सेलिंग दिखाई पड़ती है। जब ये जोन होता है ना, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइस तो बुलिश है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या हो जाएगी? बेरिश हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? बेरिश हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? बेरिश हो जाएगी। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चलो ठीक है हम सेल करते हैं। नहीं, सेल नहीं करना है। क्यों नहीं सेल करना? उसके पीछे रीजन समझिए। हमें वेट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल करेंगे तब आपको मूव छोटी मिलेगी, और जब आप बाई करेंगे तब आपको मूव बड़ी मिलेगी। इसीलिए जब अप ट्रेंड होता है तो बाइंग करते हैं, अपोजिट साइड में ट्रेड अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लेंथ, आप देखिए, बाइंग की लेंथ छोटी है, सॉरी सेलिंग की लेंथ छोटी है और बाइंग की लेंथ बड़ी है। सेलिंग की लेंथ छोटी है और बाइंग की लेंथ बड़ी है। सेलिंग की लेंथ छोटी है और बाइंग की लेंथ बड़ी है। जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो हमें वेट करना होता है। हम सेल साइड का ट्रेड लेने से बचते हैं। और अगर आपके हाथ में खुजली है, खुजली मिटानी है, तो उसकी कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ही लंबे मूव देखने को मिलेंगे, और हमारा रिस्क और रिवार्ड जो 1:3, 1:4, 1:5 का वो सब कंप्लीट होता है। बस उसे होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, और आप होल्ड भी कर लेंगे। जब आप अपना प्रॉफिट पहले बुक कर लेंगे, फिर देखेंगे मार्केट ऊपर गया था, तो जब ये कई बार आपके साथ होगा तो आपकी जो निगाहें हैं वो ट्रेंड हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उस रिस्क और रिवार्ड को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले छोटे प्रॉफिट लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रैक्टल नेचर होता है कि ठीक है, जब यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल हॉट में है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, लेकिन आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको डाउन ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको डाउन ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। तो हमें इस जोन से बचना चाहिए, इस जोन से बचना चाहिए, इस जोन से बचना चाहिए, इस जोन से। हालांकि इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा मूव आया हुआ किसी न्यूज़ की वजह से, तो वो अलग कहानी है। ठीक है, तो इसलिए यह जो फ्रैक्टल नेचर है प्राइस का, जैसा बिहेवियर 4 घंटे में है, तो हमें उसी के ट्रेंड के अलोंग ही चलना है। नहीं तो ऐसे जगह आप नहीं रुकेंगे तो आपका एसएल जरूर लगेगा, और कभी बाइंग कभी सेलिंग, कभी बाइंग कभी सेलिंग, जब तक वो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की और चेंज ऑफ कैरेक्टर की। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं इस पूरी कहानी को यहीं पर समझूं तो क्या होगा। जब प्राइस इस तरीके से जाती है, ठीक है, मैं बिल्कुल अभी सिंपल बता रहा हूँ, एडवांस में बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो जब ये वाला हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम कहते हैं यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और नीचे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये वाला हाई के ऊपर कैंडल ब्रेक कर जाती है, क्लोज कर जाती है, ठीक है ना, तो उस केस में ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर से क्या होता है, जब ये वाला हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, तब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और यहां पर आ जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर क्या होता है, जब प्राइस को मुड़ना होता है तो ये इस तरीके से आती है प्राइस, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे क्लोज कर देती है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यही जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, वो इस प्रकार से, क्योंकि अब प्राइस का बिहेवियर चेंज हो गया है, उसने हायर हाई बनाना बंद कर दिया है। तो जब ये वाला होगा तो यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम लगाएंगे
चेंज ऑफ करेक्टर। क्यों? क्योंकि अब प्राइस नीचे की तरफ चली आई है, अब वो नीचे लोअर लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर दी है। जब प्राइस फिर इस तरीके से नीचे आएगी, तो जब भी इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ पर बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। इस तरीके से प्राइस चलती रहेगी। अब ध्यान से समझिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नया नाम है, चेंज ऑफ करेक्टर नया नाम है, और ये बहुत खास नहीं है। यहाँ ये इंस्पायर्ड है, ठीक है ना, ये इंस्पायर्ड है पुराने कॉन्सेप्ट से। तो क्या था इसका नाम इस तरीके से? पहले इसको बोलते हैं हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। कई लोग इसको प्रीवियस हाई बोलते हैं, हायर हाई। हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मार्क करेंगे ही, ये छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क तो करेंगे ही, लेकिन लाइन तो मार्क करेंगे ही। नहीं हुआ तो वो अलग बात है, ठीक है, नहीं हुआ तो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा? ये है हायर लो, हायर लो, हायर लो। मतलब ये जो लो है और ये जो लो है, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर बना, इसलिए हायर लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये जो हायर हाई है, इससे नीचे बना है, तो इसका नाम हमारे पास क्या है? लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो। इसका नाम लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो इस तरीके से नाम चलता रहता है। तो आप कभी कभी इसको हायर हाई के नाम से देखेंगे, ठीक है ना, कभी कभी इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से देखेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नाम बिल्कुल सेम है। प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, हायर हाई, हायर लो, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सब बस थोड़ा सा इसको मसालेदार बनाया गया है ताकि आपको अच्छा लगे और आप जो है बहुत बढ़िया से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही लगभग एक ही कॉन्सेप्ट अलग अलग नामों से अलग अलग नामकरण करके आपके सामने लाया जाता है और आपको ये लगता है कि हम ये सीख लेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। इसको ध्यान रखेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट डालिएगा, तो हम वहां पर आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको हटाते हैं और हम इस प्राइस पर समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये हुआ कैसे है, यहाँ पर हम कैसे इस चीज़ों को मैप कर रहे हैं। तो चलिए हम वही चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक सी यहाँ पर मैपिंग करेंगे। जैसे देखिए, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, यहाँ इस हाई को प्राइस ने ऊपर क्लोज किया है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारे पास जो लो होगा वो हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक। उसके बाद फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आया है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आया है हमारे पास? चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आया है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन होगी वो होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर यह ब्रेक होगी तो। उसके बाद क्या हुआ? हमने ये देखा, हम थोड़ा सा वेट करते रहे और वेट करते रहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, और यहाँ पर क्या किया? इस कैंडल ने यहाँ पर नीचे चेंज ऑफ करेक्टर नीचे क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट अपना नेचर चेंज करना चाहता है। अभी तक तो बुलिश चल रहा था, अब बेयरिश जाना चाहता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा? जब हम ये समझ गए कि चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तो अब इसके लो को ब्रेक करने का वेट करेंगे। जैसे ही यह लो ब्रेक होगा तो अब हमारे पास फिर हमारी मार्किंग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम मान लेंगे ये हमारे पास हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, क्या? बेयरिश साइड का। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये वाला हाई है वो आगे ब्रेक हो। जब यह ब्रेक होगा, ध्यान से समझिए, ब्रेक होने का मतलब जब नीचे क्लोज आएगा तब हम इसको लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद तब ये वाला जो हाई लिखा जाएगा, जो ये वाला हाई है वो लिखा जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। तो आई होप आपको जनरल तरीके से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करने आ गया होगा। मार्किंग का क्या प्रोसेस है हम इसको अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे, और इसी में हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सारी चीजें हम उसी में समझाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।